हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश। स्वागत है आपका मेरे चैनल द ट्रेलर में। आज की कहानी एक ऐसे कैदी के बारे में है जो एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 बार जेल से भागा, जिसमें 5वीं बार भागने के लिए उसे 2 साल की प्लानिंग का वक्त लगा, मगर वो पुलिस के हाथ लग गया। और 6ठी बार जेल से भागने के लिए उसने वो हैरत अंगेज और अनोखा तरीका अपनाया जिसके बारे में जेलर से लेकर गार्ड तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। चूंकि ये कैदी कई बार जेल से भाग चुका था, इसलिए हर गार्ड की इस पर खास नज़र रहती थी, मगर इसके बावजूद भी उसने इस जेल ब्रेक को इस तरह अंजाम दिया जिसने उसे पूरे अमेरिका का सबसे मोस्ट वांटेड कैदी बनाकर रख दिया। इतनी बार पकड़े जाने के बाद इस जगह कोई और कैदी होता तो वो अब तक हिम्मत हार चुका होता, मगर 5 बार पकड़े जाने के बाद भी उसने 60 साल की उम्र में 6ठी बार जेल से भागने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब भी हो गया। मगर इसके बाद जो हुआ, उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और जेल अथॉरिटीज़ को हिला कर रख दिया। तो आखिर कौन था ये कैदी, कैसे उसने अपनी आखिरी और सबसे बेहतरीन जेल ब्रेक को अंजाम दिया, और क्या वो कभी पुलिस के हाथ लगा, ये आपको चौंका कर रख देगा। इस जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड का नाम है जेम्स अर्ल रे, जिसने बहुत कम उम्र से ही चोरी और क्राइम की दुनिया में कदम रख दिया था। चूँकि वो अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और उसके फादर भी एक ठग थे, इसलिए उन्हें अक्सर अमेरिका में एक स्टेट से दूसरे स्टेट अपने घर बदलने पड़ते थे। जेम्स के फादर जब भी किसी ठगी या चोरी को अंजाम देते, पुलिस से बचने के लिए वो अपने पूरे परिवार को एक शहर से दूसरे शहर ले जाते, और ये सब कुछ सन 1930 से 1940 के बीच 10 साल तक चलता रहा। चूँकि जेम्स ने बचपन से ही अपने फादर को ये सब करते देखा था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी ज़िंदगी में कौन सा रास्ता चुने, और इसीलिए वो फैसला करता है कि वो भी एक चोर और ठग बनेगा, जिसके बाद वो भी अलग अलग चोरियाँ और ठगियों को अंजाम देने लगा और एक शहर से दूसरे शहर अपनी जगह बदलने लगा। बहरहाल सन 1949 में एक चोरी को अंजाम देते वक्त जेम्स को पहली बार गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया जाता है, मगर ये एक बहुत छोटी चोरी थी जिसकी वजह से वो महज 1 साल के अंदर ही जेल से बाहर आ जाता है। इस चोरी के 3 साल बाद सन 1952 में उसे दूसरी बार फिर से तब गिरफ्तार किया जाता है जब वो एक टैक्सी ड्राइवर को लूटने की कोशिश कर रहा था। चूंकि इस बार उसने टैक्सी ड्राइवर को बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश की थी, इसलिए इस बार उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। और इन 2 सालों में उसने जेल से भागने की कई बार कोशिश की, मगर वो हर बार नाकाम रहा और जेल से अपनी सज़ा पूरी करके ही निकला। 2 बार जेल जाने और 3 साल की सज़ा काटने के बाद हर किसी को यही लग रहा था कि अब जेम्स सुधर जाएगा और अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेगा, मगर हर कोई इस बात से बेखबर था कि वो आगे चलकर पूरे अमेरिका का सबसे चालाक और मशहूर कैदी बनने वाला है। दूसरी बार जेल से बाहर आने के महज कुछ ही महीनों बाद उसे सन 1955 में तीसरी बार गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस बार उसकी गिरफ्तारी के पीछे की वजह यह थी कि वो पोस्ट बॉक्स से चेक्स चुराते हुए पकड़ा गया था। यह अमेरिका में एक फेडरल क्राइम था, जिसकी वजह से इस बार उसे 4 साल की सज़ा सुनाई जाती है, और यहाँ भी सज़ा काटने के दौरान उसने कई बार जेल से भागने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा और अपनी सज़ा पूरी करके ही रिहा हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बार फिर जेल से बाहर आने के कुछ महीनों बाद ही उसे चौथी बार गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि इस बार उसने एक आदमी को बंदूक की नोक पर लूटा था और लूटी जाने वाली रकम थी महज $120, जो आज के ज़माने के हिसाब से $1000 यानी 85,000 रुपये बनती है। हालांकि लूटी जाने वाली रकम बहुत छोटी थी, मगर चूंकि जेम्स के खिलाफ पहले से कई क्रिमिनल रिकॉर्ड थे और कई बार जेल जाने के बाद भी वो नहीं सुधर रहा था, इसलिए कोर्ट उसे इस बार 20 साल की सज़ा सुनाकर जेल भेज देता है, और यहीं से शुरू होता है सफ़र जेम्स के एक मशहूर कैदी बनने का। इस बार जेम्स को सन 1959 में मिसूरी की जेल भेज दिया जाता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी और बहुत ख़तरनाक जेल थी। इस जेल की सिक्योरिटी के बारे में ये कहा जाता था कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और यही वो वजह थी कि जेम्स को 8 साल का वक्त लग गया इस जेल से भागने की प्लानिंग करने में, और सन 1968 में वो एक परफेक्ट प्लान के साथ पूरी तरह तैयार था। ये वो वक्त था जब जेम्स इस जेल की बेकरी में काम करता था, और यहाँ बनने वाली ब्रेड कैदियों को देने के अलावा बाहर भी बेची जाती थी, और यहीं से जेम्स के दिमाग में एक अनोखा आइडिया आता है। चूँकि ये ब्रेड जेल के बाहर भी बेची जाती थी, इसलिए एक ट्रक रोज़ इन सारी ब्रेड्स को लेने जेल के अंदर आता था, ताकि ये सारी ब्रेड इस ट्रक के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट की जा सके। जेल में सज़ा काटने और बेकरी में काम करने के दौरान जेम्स की बाकी कैदियों से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और वो ये बहुत अच्छी तरह जानता था कि ये दोस्ती आगे चलकर उसके बहुत काम आएगी, क्योंकि वो ये फैसला कर चुका था कि जेल से भागने के लिए वो इस दोस्ती का इस्तेमाल करेगा। बहरहाल अपने प्लान के मुताबिक वो ये फैसला करता है कि वो उस बॉक्स में छुपेगा जिसमें ये ब्रेड पैक की जाती है, और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो अब बेकरी में काम कर रहे अपने दोस्तों को अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है, और उससे कहता है कि जेल से भागने में वो उसकी मदद करें। हालांकि जेम्स के दोस्तों को इसके बदले में कुछ भी नहीं मिलने वाला था, मगर फिर भी उनकी जेम्स से इतनी अच्छी दोस्ती थी जिसकी वजह से उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं।
अब जेम्स को इंतजार था एक सही वक्त का जिस दिन वो अपने इस प्लान को अंजाम दे सके और आखिरकार 23 अप्रैल सन 1967 को अपने आप को एक ब्रेड रखने वाले बॉक्स में छुपा लेता है। अब बेकरी में काम कर रहे उसके साथियों का यह काम था कि वो ऊपर से ब्रेड रखकर उसे पूरी तरह छुपा दें, मगर ये करने के लिए उन्हें गार्ड का ध्यान भटकाना था। गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए एक कैदी पैर में चोट लगने का बहाना करके जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसी दौरान जेम्स बॉक्स के अंदर छुपता है और उसके साथी ऊपर से ब्रेड रखकर उसे पूरी तरह छुपा देते हैं, जिसके बाद जेम्स कई घंटों तक उसी बॉक्स के अंदर छुपा रहा। क्योंकि उस बॉक्स के अंदर सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए वो उसमें एक छोटा सा होल कर देता है ताकि वो आसानी से सांस ले सके, मगर बॉक्स में जगह कम होने की वजह से वो उसमें बैठ नहीं पा रहा था। बहरहाल वो बॉक्स में खुद को किसी तरह एडजस्ट करके ट्रक के आने का इंतजार करने लगता है और ट्रक के आते ही उस बॉक्स को भी उसमें लोड किया जाता है जिसमें वो छुपा हुआ था और इस तरह वो जेल से बाहर आ जाता है। ट्रक के जेल से बाहर आते ही जेम्स बॉक्स से बाहर आता है और ट्रक से कूदकर छुपने की जगह ढूंढने लगता है। बहरहाल उसे छुपने के लिए कबाड़ खाना मिल जाता है जहां गाड़ियों का मलबा कबाड़ में बेचा जाता था और अंधेरा होने तक वो उसी कबाड़ में छुपा रहता है। जेल से भागने के महज कुछ ही घंटों के अंदर गार्ड्स को जेम्स के जेल से भागने की खबर लग जाती है, जिसकी खबर वो फौरन पुलिस को दे देते हैं और पुलिस जेम्स को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है, मगर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। चूंकि जेम्स के भागने की खबर कई घंटों बाद पुलिस को मिली थी, इसीलिए उन्हें उसे एक बहुत बड़े एरिया में ढूंढना पड़ रहा था, जिसकी वजह से कई परेशानियां उनके सामने आ रही थी। उधर कबाड़ खाने से निकलने के बाद जेम्स जंगलों की तरफ भाग जाता है और ये जंगल बहुत घना होने की वजह से उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन होता जा रहा था, क्योंकि पुलिस ने उसे हेलीकॉप्टर से भी ढूंढने की कोशिश की, मगर वो उन्हें नहीं मिला। इस जंगल से होते हुए जेम्स हाईवे पर एक बस में चढ़ता है और दूसरे शहर निकल जाता है और इस तरह अगले कई महीनों तक वो पुलिस से बचने के लिए एक शहर से दूसरे शहर अपनी जगह बदलता रहा। सबसे पहले जिस शहर वो गया वो शिकागो था और कुछ वक्त वहाँ रहने के बाद वो अमेरिका छोड़कर कनाडा चला जाता है। कनाडा के शहर टोरंटो में कुछ वक्त गुजारने के बाद वो दूसरे शहर मॉन्ट्रियल चला गया और फिर वहाँ से वापस अमेरिका जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस ने अब तक उसे ढूंढना बंद कर दिया होगा। अमेरिका के अल्बामा में कुछ वक्त रहने के बाद जब उसे यह एहसास होने लगा कि पुलिस अभी भी उसे ढूंढ रही है, तब वो फिर से अमेरिका छोड़कर मैक्सिको चला जाता है और मैक्सिको में रहने के दौरान वो एक एडल्ट फिल्मों का डायरेक्टर बन जाता है, मगर यहाँ भी उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती और आखिरकार सन 1968 में अमेरिका के जॉर्जिया में सेटल हो जाता है। पुलिस से बचने के लिए जेम्स ने इतने शहर और इतनी जगहें बदली कि जेल से भागने के एक साल के अंदर ही वो पूरा नॉर्थ अमेरिका ट्रैवल कर चुका था और उधर वो पुलिस की वांटेड लिस्ट में तो था, मगर अब पुलिस उसे ढूंढने में ज़्यादा कोशिश नहीं कर रही थी, क्योंकि उस दौर में ना तो उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना ही सर्विलेंस कैमराज और ना ही ट्रैकिंग डिवाइस थे। इसी दौरान जेम्स एक रेमिंगटन राइफल खरीद लेता है जिसमें 7 गुना ज़्यादा जूम करने वाली दूरबीन लगी थी और इसी राइफल से उससे वो क्राइम हो जाता है जिसने उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। राइफल खरीदने के दौरान वो शॉप ओनर से कहता है कि वो उसे शिकार के लिए खरीद रहा है, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और वो इस राइफल को लेकर टेनेसी के शहर मेम्फिस आ जाता है। मेम्फिस पहुंचने के बाद वो एक होटल में छोटा सा रूम रेंट पर लेता है जो दूसरे होटल लोरेन के बिल्कुल सामने था और यहीं वो अपना शिकार करने वाला था। बहरहाल 4 अप्रैल सन 1968 की सुबह जेम्स अपने होटल रूम के बाथरूम में जाता है और उसकी खिड़की खोलकर अपनी राइफल से उस आदमी पर निशाना लगाने लगता है जो लोरेन होटल की बालकनी में खड़ा था। सही निशाना लगते ही वो फौरन उस आदमी पर गोली चला देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर था, जो अमेरिका का एक जाना माना नाम था। मार्टिन लूथर किंग एक एक्टिविस्ट थे जो अमेरिका में ब्लैक लोगों के सिविल राइट्स के लिए लड़ते थे और सिविल राइट्स मूवमेंट का एक जाना माना नाम थे। इस हत्या के बाद पुलिस बिना देर किए FBI के साथ मिलकर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और सबसे पहले वो उस होटल रूम तक पहुंचते हैं जहां से एक गोली चलाई गई थी। इस रूम की तलाशी करने के दौरान FBI के हाथ जेम्स की एक फ़ोटो लग जाती है, जिससे उन्हें यह कंफर्म हो जाता है कि इस मर्डर के पीछे जेम्स का ही हाथ है और साथ ही साथ उन्हें एक मैप भी मिलता है जिसमें जगह जगह सर्कल बने हुए थे और ये सर्कल वहीं बने थे जहां मार्टिन लूथर किंग का घर था और जिस चर्च में वो जाते थे। पुलिस को तलाशी के दौरान वो रेमिंगटन राइफल भी मिल गई जिससे ये गोली चलाई गई थी और इन सभी चीज़ों पर जेम्स के फिंगरप्रिंट्स और DNA मौजूद थे। हालांकि मार्टिन लूथर किंग को मारने का मकसद अभी भी सामने नहीं आया था, मगर FBI जेम्स को पूरे अमेरिका का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर देती है और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया जाता है। हालांकि जेम्स के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि पुलिस हमेशा से उसका पीछा करती रही थी और वो पुलिस से भागता आया था, मगर इस बार चीज़ें काफ़ी अलग थीं क्योंकि इस बार पूरे अमेरिका का हर पुलिस डिपार्टमेंट उसे ढूंढ रहा था। जेम्स को अब ये एहसास होने लगा था कि अब वो पकड़ा जाएगा और इसीलिए वो फिर से अमेरिका छोड़कर कनाडा भाग जाता है और वहाँ एक जाली पासपोर्ट बनाकर वहाँ से लंदन भाग जाता है।
लंदन से वो साउथ यूरोप के पोर्चुगल चला जाता है, जहाँ वो एक सोल्जर बनकर रहने लगा। मगर जब उसे लगने लगा कि लोगों को उस पर शक होने लगा है, तब वो दोबारा वापस लंदन के लिए निकल जाता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंचने पर वो अपने जाली कैनेडियन पासपोर्ट से किसी अफ्रीकन कंट्री भागने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी को उस पर कुछ शक हो जाता है और वो उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं। तहकीकात करने पर उनके सामने जेम्स की असली पहचान सामने आ जाती है और तब उन्हें पता चलता है कि वो अमेरिका का सबसे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है जो जेल से भागा हुआ है। यह पता चलते ही लंदन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फौरन FBI से कांटेक्ट करती है, जिसके बाद 8 जून सन 1968 को उसे हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस हत्या के 2 महीने बाद लंदन एयरपोर्ट सिक्योरिटी जेम्स को अमेरिका के हवाले कर देते हैं, जहां कोर्ट में उसका ट्रायल शुरू होता है। और इस ट्रायल के दौरान पहले तो जेम्स ये कबूल कर लेता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को उसी ने ही मारा है, मगर बाद में वो अपने बयान से मुकर जाता है, ये कहते हुए कि उसके वकील ने यह कहा था कि अगर वो अपना जुर्म कबूल लेगा तो उसे मौत की सज़ा नहीं मिलेगी। हालांकि जेम्स को ये बाद में पता चला कि अमेरिकन कोर्ट ने सजाए मौत सुनाना अब बंद कर दिया है और इसीलिए वो कोर्ट में ये बताता है कि उसने ये जुर्म सिर्फ मौत की सज़ा से बचने के लिए कबूला था। बहरहाल कोर्ट में जब पुलिस उसके सामने इस मर्डर से जुड़े सारे सबूत जैसे रूम की फ़ोटोज़, राइफल और फिंगरप्रिंट्स पेश करती है, तब जेम्स एक और नई कहानी कोर्ट को सुनाता है। वो कोर्ट को बताता है कि इस हत्या के पीछे एक रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है और उन्होंने उसे बलि का बकरा बनाकर फंसाया है, क्योंकि एक रदुल नाम के शख्स ने उसे राइफल दिलवाई थी और वो उसके साथ उस होटल के कमरे में मौजूद था जब उसने मार्टिन लूथर किंग पर गोली चलाई थी, क्योंकि ये गोली उसने रदुल के कहने पर ही चलाई थी और वो ये नहीं जानता था कि वो किस पर गोली चला रहा है। अब कोर्ट पुलिस को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी छानबीन करने के ऑर्डर्स देती है, मगर ना तो उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चलता है और ना ही किसी रदुल नाम के आदमी के बारे में, जिससे एक ही बात समझ आ रही थी कि जेम्स झूठ बोल रहा है। आखिरकार कोर्ट जेम्स को 99 साल यानी उम्र कैद की सज़ा सुनाते हुए टेनेसी की ब्रशी माउंटेन जेल भेज देता है और यही वो जेल थी जहाँ से वो 5वीं बार भागने वाला था। ये टेनेसी की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक थी, जो बिल्कुल एक किले की तरह थी, मगर साथ ही साथ ये जेल उतनी ही खतरनाक भी थी, क्योंकि यहाँ सबसे खतरनाक कैदियों जैसे मर्डरर्स, रेपिस्ट और सीरियल किलर्स को रखा जाता था। ये जेल चारों तरफ से 16 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी दीवार से घिरी हुई थी, जिस पर कांटेदार जालियां लगी हुई थी और इन जालियों में इतना तेज करंट दौड़ रहा था कि वो किसी को भी बेहोश करने के लिए काफ़ी था। इस दीवार और इन जालियों की वजह से किसी भी कैदी का इस जेल से भागना लगभग नामुमकिन था और अगर वो किसी तरह इस दीवार को पार कर भी लेता तब उसे उन गार्ड्स का सामना करना पड़ता जो इस जेल के वॉच टावर्स पर खड़े होते और इस जेल में पूरे 9 वॉच टावर्स थे। इन सभी गार्ड्स के पास राइफल से लेकर शॉटगन थी और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स थे कि अगर किसी भी कैदी को भागते हुए देखें तो वो उसे सीधे गोली मार दें। जेल पहुंचने के बाद जेम्स जब ये सब कुछ देखता है तो उसे ये समझ आने लगता है कि इस जेल से भागने का एक ही रास्ता है और वो ये है कि वो सुरंग के रास्ते इस जेल से भागे। और तब वो इस जेल और अपने सेल के चप्पे चप्पे पर बहुत बारीकी से नज़र रखने लगता है। वो बस एक कमज़ोर कड़ी की तलाश में था जहाँ से वो अपने जेल से भागने की प्लानिंग की शुरुआत कर सके और तभी उसकी नज़र अपने सेल में बने एक वेंटिलेशन पर पड़ती है। ये वेंटिलेशन होल एक मेटल कवर से ढका हुआ था जिसे स्क्रूज़ की मदद से दीवार में फिक्स किया गया था। हालांकि इन स्क्रूज़ को खोलना बहुत मुश्किल नहीं था, मगर ये वेंटिलेशन होल बहुत ही छोटा था, इतना छोटा कि इसमें से एक बच्चा या एक बिल्ली ही निकल सकती थी और किसी बड़े आदमी का इसमें से निकलना लगभग नामुमकिन था। क्योंकि जेम्स किसी भी कीमत पर इस जेल से भागना चाहता था, इसलिए वो जेल के किचन से एक चम्मच चुरा लेता है और इस चम्मच की मदद से वेंटिलेशन के किनारे की कंक्रीट को खोदना शुरू करता है ताकि वो इसे बड़ा कर सके। अब जेम्स हर रात जेल की लाइट्स बंद होने के बाद धीरे धीरे इस चम्मच से कंक्रीट खोदने लगा और सुबह होने से पहले ही वो टूथपेस्ट और मिट्टी के पेस्ट बनाकर इस हिस्से को छुपा देता है ताकि देखने पर किसी को ये पता ना चले कि इस वेंटिलेशन को खोदा जा रहा है। जेम्स ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जेल की मिट्टी और टूथपेस्ट से एक पेस्ट बना लिया था और हर बार खुदाई करने के बाद वो वेंट के मेटल कवर को दोबारा उसमें लगाता और उसके ऊपर ये पेस्ट लगा देता, जिससे देखने पर ऐसा लगता कि इस वेंट को किसी ने छुआ ही ना हो। इसी दौरान जेम्स अपना वज़न भी कम करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ये बात जानता था कि वो जितना पतला हो जाएगा उसे वेंटिलेशन होल से निकलने में उतनी ही आसानी होगी। कई महीनों की लगातार खुदाई के बाद जेम्स इस वेंट के किनारे को इतना बड़ा कर चुका था कि वो इसमें से आसानी से निकल सके। अब जेम्स के सामने जो सबसे ज़रूरी काम था वो ये था कि इस वेंट से होते हुए भागने के लिए आगे का रास्ता बनाना, और इसीलिए एक रात जब सभी लोग जेल में सो जाते हैं तब वो इस वेंट से होते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। इस वेंट के पीछे पाइप्स का एक जाल बिछा हुआ था और ये सीवेज लाइन से लेकर इलेक्ट्रिसिटी के पाइप्स थे जो पूरी जेल के नीचे से होकर गुजरते थे।
ये सभी पाइप्स एक सुरंग से होकर गुजरते थे और इस सुरंग के एंड पर एक बड़ा सा वेंटिलेशन फैन लगा था जो इन पाइप्स की गर्मी को बाहर फेंकता था। और ये देख जेम्स को लगने लगता है कि अगर वो इस फैन को पार कर गया तो वो सीधा जेल की बिल्डिंग के बाहर यार्ड में निकलेगा। जेम्स ये बात जानता था कि इसी यार्ड में एक मेन होल है जिसके नीचे सीवर लाइन होकर गुजरती है और ये सीवर लाइन सीधे पावर स्टेशन तक जाती है जो जेल के बाहर बना था और इस पावर स्टेशन से पूरी जेल को बिजली सप्लाई की जाती थी। जेम्स को लगने लगता है कि अगर वो किसी तरह इस मेन होल के जरिए इन पाइप्स तक पहुंच गया तो वो जेल से भागने में कामयाब हो जाएगा, मगर दिन में इस मेन होल तक पहुंचना नामुमकिन था क्योंकि पूरा दिन गार्ड्स की इस यार्ड पर कड़ी नजर रहती थी। अब जेम्स के पास आखिरी रास्ता यही बचा था कि वो रात को अपने सेल में बने वेंट से सुरंग में घुसे और उस पाइपलाइन और फैन को क्रॉस करते हुए यार्ड तक पहुंचे, जिसके बाद यार्ड में बने मेन होल के पाइप से होते हुए सीधे पावर स्टेशन तक पहुंच जाए। मगर एक चीज़ थी जो उसे बार बार परेशान कर रही थी और उसके प्लान के आड़े आ रही थी। जेम्स को जो चीज़ परेशान कर रही थी वो थी वेंटिलेशन फैन के बड़े बड़े लोहे के ब्लेड्स जिन्हें बिना काटे यार्ड में निकलना नामुमकिन था और चूंकि उसके पास ना तो कोई आरी थी और ना ही कोई औजार जिससे वो इन ब्लेड्स को काट सके। अब वो दिन रात अपना वक्त इसी सोच में गुजारने लगा कि वो उन औजारों का इंतजाम कैसे करेगा, जिसमें कई महीने निकल गए और तब उसे समझ आने लगता है कि उसे एक आदमी की ज़रूरत पड़ेगी जो जेल के बाहर से उसकी मदद कर सके। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जेम्स अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा था और उसका एक भाई था जेरी जो उसके सबसे करीब था और वो उससे अक्सर जेल में मिलने भी आता था। जेल में इन मुलाकातों के दौरान दोनों भाइयों में एक बात तय हुई थी और वो ये थी कि वो दोनों जब भी एक दूसरे से बात करेंगे या एक दूसरे को खत लिखेंगे तो वो कोड लैंग्वेज में होगी, जिससे किसी को भी ये समझ में ना आए कि वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। बहरहाल जेम्स कोड लैंग्वेज में जेरी को एक खत लिखता है जिसमें वो उससे कहता है कि उसे एक आरी के ब्लेड की ज़रूरत है और इस ब्लेड को जेल के अंदर पहुंचाने के लिए जेरी एक हैरत अंगेज और एक अनोखा तरीका निकालता है। जेरी अपने जूते का सोल निकालकर ये ब्लेड जूते और सोल के बीच में रखता है और फिर दोबारा इस सोल को जूते से चिपका देता है, जिससे ब्लेड पूरी तरह जूते के अंदर छुप जाता है। अब जेरी के सामने जो सबसे बड़ा काम था वो था इन जूतों को जेम्स तक पहुंचाना और चूंकि किसी भी कैदी और उनके परिवार वालों की मुलाकात गार्ड्स की निगरानी में ही होती थी और विजिटर्स को बहुत बारीकी से चेक किया जाता था, मगर जेरी ने ये ब्लेड बहुत सफाई से अपने जूतों के सोल में छुपाए थे, इसलिए किसी भी गार्ड को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अब जेरी विजिटिंग रूम में बैठे जेम्स का इंतजार करने लगता है और जेम्स बिल्कुल उसी कलर और साइज के सेम जूते पहने विजिटर रूम में एंटर करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जेम्स के पास सेम जूते कैसे आए, तो इसके पीछे की वजह यह है कि कैदियों के फैमिली मेंबर्स को उनके लिए जूते और कपड़े बाहर से लाने की इजाज़त थी और अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए जेरी ने सेम 2 जोड़ी जूते खरीदे, जिसमें से एक जोड़ी उसने जेम्स को दी और दूसरी खुद अपने पास रख ली। बहरहाल जेम्स और जेरी दोनों भाई गार्ड्स की निगरानी में विजिटर रूम में बातचीत करने लगते हैं और चुपचाप खामोशी से टेबल के नीचे जूते आपस में बदल लेते हैं, जिसके बारे में गार्ड्स को भनक तक नहीं लगी और जेम्स आरी वाले ब्लेड जेल के अंदर लाने में कामयाब हो चुका था। उसी रात जेम्स अपने सेल में बने वेंट के कवर को हटाता है और पाइपलाइन से होते हुए वेंटिलेशन फैन तक पहुंचकर उसकी जाली काटना शुरू करता है। जेम्स ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि उसे इस काम में महीनों का वक्त लग जाएगा और आखिरकार 4 महीनों की लगातार मेहनत के बाद वो इस फैन की जालियां काटने में कामयाब हो जाता है, मगर एक परेशानी और थी जो आगे उसका इंतजार कर रही थी। हालांकि जेम्स फैन के ऊपर लगी जालियां तो काट चुका था, मगर अब उसे फैन के ब्लेड्स काटने थे जो बहुत मोटी स्टील से बने हुए थे। पहले तो जेम्स को यही लग रहा था कि वो इन ब्लेड्स को अपने हाथों से ही मोड़कर रास्ता बना लेगा, मगर ये ब्लेड काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे और उसने इन ब्लेड्स को मोड़ने, खींचने और निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुए। ये देख जेम्स को ये समझ आने लगा कि उसे इन ब्लेड्स को मोड़ने के लिए एक पाइप रेंच की ज़रूरत पड़ेगी, मगर इतने बड़े औजार को जेल के बाहर से मंगवाना नामुमकिन था और यहाँ पर किस्मत उसका साथ देती है। जेम्स का एक खास दोस्त जिसका नाम जेक मॉरलॉक था, वो इस जेल में प्लम्बर का काम करता था और वो जेम्स को इस पाइप रेंच का इंतजाम करके दे देता है। जेक जेम्स से पूछता भी है कि वो इस पाइप रेंच से क्या करने वाला है, जिसके बाद जेम्स उसे अपने भागने के प्लान के बारे में बता देता है और साथ ही साथ जेक से ये भी कहता है कि वो उसके प्लान में शामिल हो जाए, जिसके लिए जेक फौरन राजी हो जाता है। जेक के प्लान में शामिल होने के बाद एक परेशानी और उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी और वो थी जेक और जेम्स के सेल बिल्कुल अलग अलग थे और भागने वाली रात जेक जेम्स के सेल तक कैसे पहुंचेगा, मगर जेम्स एक अनोखे तरीके से इसका भी तोड़ निकाल लेता है। जेल में सभी कैदियों के सेल एक टाइम टेबल के हिसाब से तय होते थे और ये टाइम टेबल एक पेपर में लिखा होता था जो पास के एक ऑफिस में रखा होता था। ये टाइम टेबल इस पेपर पर पेंसिल से लिखा जाता था ताकि इसमें कोई भी चेंज करने के लिए गार्ड इसे मिटा सकें और उस कैदी का नाम लिख सकें जिसके सेल उन्हें चेंज करने होते थे और ये देख जेम्स को लगने लगता है कि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है।
जिस ऑफिस में ये टाइम टेबल रखा होता था उसे लॉक नहीं किया जाता था और कैदी भी इस ऑफिस में आना जाना कर सकते थे, क्योंकि ये गार्ड के वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई इस टाइम टेबल के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। बहरहाल जेम्स अब गार्ड के रूटीन्स पर बहुत बारीकी से नज़र रखने लगता है और एक सही वक्त का इंतजार करने लगता है जिस दिन वो अपने इस प्लान को अंजाम दे सके। 2 मई सन 1971 को आखिरकार उसे वो मौका मिल जाता है और जब जेल के सारे कैदी नहाने धोने और अपने दूसरे कामों के लिए सेल से बाहर निकलते हैं, इसी दौरान जेम्स इस ऑफिस में चुपके से घुस जाता है और अपने साथी कैदी का नाम वहां से मिटाकर उस जगह जेक का नाम लिख देता है। उसी शाम जब सभी कैदियों को उनके सेल में वापस भेजा जा रहा था, तब गार्ड उसी ऑफिस से वो टाइम टेबल उठा लाता है और उन कैदियों को टाइम टेबल के हिसाब से उनके सेल में भेज दिया जाता है, जिसका साफ मतलब था कि जेम्स का प्लान बहुत सफाई से काम कर चुका था। अब जेक जेम्स के सेल में आ चुका था और वो दोनों रात के 2 बजने का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि इसी वक्त कैदियों की आखिरी बार गिनती की जाती थी और जैसे ही गार्ड्स काउंटिंग करके अपना राउंड ख़त्म करते हैं, जेम्स और जेक अपने प्लान को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। वो दोनों अपने अपने बेड्स के तकियों पर डमी से बने हुए सर रखना शुरू करते हैं, जिसे उन्होंने बनाया था ताकि कोई भी गार्ड जब वहाँ से निकले तब उन्हें ऐसा लगे कि कैदी बेड पर सो रहे हैं। इधर जेम्स मिट्टी हटाकर इस वेंट को खोल देता है और फिर वो दोनों इस वेंट से होते हुए पाइपलाइंस तक पहुंचते हैं और फिर वहां से एग्जॉस्ट फैन तक पहुंच जाते हैं। जेक पाइप रेंच की मदद से इस एग्जॉस्ट फैन के एक ब्लेड को मोड़कर निकाल देता है और एक छोटी सी निकलने की जगह वहां बन जाती है, मगर चूंकि जेक का साइज़ काफ़ी बड़ा था इसीलिए कई कोशिशों के बावजूद भी वो वहाँ से नहीं निकल पाता और उन्हें यह समझ आ जाता है कि जेक इस जेल से नहीं भाग पाएगा। बहरहाल उन दोनों में ये तय होता है कि जेक अपने सेल में वापस चला जाएगा और जेम्स इस एग्जॉस्ट फैन को पार करके आगे यार्ड में निकलेगा। यार्ड में निकलने के बाद जेम्स अब धीरे धीरे उस मेन होल की तरफ बढ़ने लगता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि किसी गार्ड की नज़र उस पर ना पड़ जाए, और वो जैसे ही इस मेन होल के ढक्कन को उठाता है एक बहुत गर्म स्टीम का धुआं उसके मुंह पर लगता है। इस मेन होल के नीचे जो पाइप्स थे उसमें एक स्टीम पाइप भी था जो जेल को गर्म हवा पहुंचाने का काम करता था और ये हीट बहुत तेज़ होने की वजह से बर्दाश्त से बाहर थी। जेम को ये समझ आ गया था कि इस होल के अंदर जाना मतलब मौत को दावत देना है, क्योंकि इस ज़रा सी स्टीम से ही उसकी स्किन जलना शुरू हो गई थी और वो फ़ौरन इस मेन होल को बंद करने लगता है। वो अभी इस मेन होल को बंद कर ही रहा था कि तभी इससे उठने वाला धुआं एक गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और जेम्स जैसे ही अपना सर उठाकर ऊपर देखता है, वॉच टावर पर खड़ा ये गार्ड उसे देख लेता है और फ़ौरन अलार्म बजा देता है। अलार्म सुनते ही 2 गार्ड्स फ़ौरन दौड़कर आते हैं और जेम्स को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद उसे पूछताछ के लिए एक रूम में ले जाया जाता है, जहां वो गार्ड्स को अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि जेक भी उसके साथ मिला हुआ है और वो अपने सेल में वेंट के जरिए बाहर निकला। उधर जेम्स का भाई जेरी कार लिए बाहर उसका इंतजार कर रहा था और वो सुबह तक उसी जगह पर खड़ा रहा जो उनके बीच तय हुई थी, मगर जब जेम्स वहां नहीं पहुंचा तब जेरी को ये समझ आ गया कि ये जेल ब्रेक का प्लान फेल हो चुका है और जेम्स इस जेल ब्रेक को अंजाम नहीं दे पाया। बहरहाल जेरी वहां से वापस घर लौट जाता है और रेडियो पर उसे इस फेल्ड जेल ब्रेक के बारे में पता चलता है, जिसमें यह बताया जा रहा था कि जेम्स नाम का एक कैदी जेल से भागते हुए पकड़ा गया। इस बार पकड़े जाने के बाद जेम्स पूरी तरह टूट गया, क्योंकि इसके पीछे उसकी 2 साल की प्लानिंग थी जो बुरी तरह चौपट हो गई थी। इस बार जेम्स को 2 महीनों के लिए एकांत कारावास में डाल दिया जाता है, जिसमें ना वो किसी दूसरे कैदी से मिल सकता था और ना ही किसी से बातचीत कर सकता था। मगर जैसे ही उसे एकांत कारावास से दोबारा नॉर्मल सेल में डाला गया, उसी वक्त वो फैसला कर लेता है कि वो फिर से जेल से भागने की प्लानिंग शुरू करेगा। क्योंकि जेम्स जेल से भागने के दौरान पकड़ा गया था, इसलिए अब उसके लिए मुसीबतें और भी बढ़ गई थी, क्योंकि पूरी जेल का हर गार्ड अब उस पर बहुत बारीकी से और हर वक्त नज़र रख रहा था। यही वो वजह थी कि जेम्स को कई सालों तक इस जेल से भागने का कोई मौका नहीं मिला और आखिरकार पहली बार पकड़े जाने के 5 साल बाद यानी सन 1976 में उसे जेल की लॉन्ड्री में काम मिल जाता है। इस लॉन्ड्री में वो मेंटेनेंस का काम करने लगा और एक रोज़ काम करने के दौरान वो देखता है कि बाकी वर्कर्स ने कुछ पुराने मेटल पाइप्स को नए मेटल पाइप से बदला है और इन पुराने मेटल पाइप्स को वैसे ही ज़मीन पर छोड़ दिया है, और यहीं से उसके दिमाग में इस जेल से छठी बार भागने का हैरत अंगेज आइडिया आता है। हर पाइप लगभग 3 फीट लंबा था और जेम्स ये पाइप उठाकर इन्हें लॉन्ड्री में कपड़ों के ढेर के पीछे छुपा देता है। वो फैसला करता है कि वो भी इन पाइप्स को छुपा कर ही रखेगा और एक सही मौके का इंतज़ार करने लगता है और इस तरह 1 साल और निकल जाता है। अब सन 1977 आ चुका था और जेम्स की पहली जेल ब्रेक को भी 6 साल बीत चुके थे, जिसमें वो पकड़ा गया था और इस दौरान वो हर दिन किसी न किसी मौके की तलाश में रहता ताकि वो इस जेल से भाग सके, और इसीलिए एक दिन काम करने के दौरान जेम्स कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है।
जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस जेल की दीवारों के ऊपर कांटेदार जालियां लगी हुई थी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता था और इन्हीं जालियों पर जब जेम्स की नज़र पड़ती है तो वो देखता है कि एक दीवार पर जो जालियां थी उसमें और दीवार की जालियों के बीच एक गैप था और ये दीवार एक पहाड़ की तरफ थी। इस दीवार पर जो जालियां थी उनमें और दीवार के बीच इतना गैप था कि कोई भी इंसान इन जालियों को बिना छुए नीचे झुककर निकल सकता था ताकि उसे करंट ना लगे। क्योंकि ये दीवार जेल के उस हिस्से की तरफ थी जो पहाड़ों की तरफ था और इस दीवार के पीछे पहाड़ होने की वजह से यहाँ की ज़मीन भी ऊंची थी, जिसकी वजह से जेम्स इस दीवार से अगर कूदेगा भी तो भी उसे ज़्यादा चोट नहीं आएगी। मगर जेम्स के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि वो इस दीवार तक पहुँचेगा कैसे। यहीं से जेम्स के दिमाग में आइडिया आता है कि अब लॉन्ड्री में छुपाए हुए मेटल पाइप्स के इस्तेमाल का वक्त आ गया है और उसे लगने लगता है कि वो इन मेटल पाइप्स की सीढ़ियाँ बनाकर इस दीवार पर चढ़ेगा और इलेक्ट्रिक जालियों के नीचे से होते हुए जेल से भाग जाएगा। ये प्लान पूरी तरह जोखिम से भरा हुआ था, मगर जेम्स को लग रहा था कि यही उसके लिए आखिरी मौका और रास्ता है इस जेल से भागने का और इसीलिए वो अपनी प्लानिंग पर बहुत बारीकी से काम करने लगा। मगर अभी भी कई परेशानियां उसके सामने आना बाकी थी। हालांकि उसने इन पाइप्स को उठाकर लॉन्ड्री के पीछे तो छुपा दिया था, मगर ये इतने पाइप्स नहीं थे कि वो एक 15 फीट लंबी सीढ़ी बनाकर इस दीवार पर चढ़ सके और इसीलिए अब उसे और पाइप्स ढूंढने की ज़रूरत पड़ने वाली थी। जेम्स को अब ये समझ आ रहा था कि वो ये अकेले नहीं कर पाएगा और तब वो जेल में अपने एक साथी कैदी जैक शेल्टन से दोस्ती बढ़ाना शुरू करता है, क्योंकि जैक पहले भी कई बार जेल तोड़कर भाग चुका था और उसे जेल से भागने का काफ़ी तजुर्बा था। जेम्स जैसे ही जैक को जेल से भागने के प्लान के बारे में बताता है वो उसके प्लान में शामिल होने के लिए फ़ौरन राज़ी हो जाता है और जेम्स ने जैक को इसलिए भी चुना क्योंकि वो जेल की वर्कशॉप में काम करता था जहां से वो जेल ब्रेक के दौरान इस्तेमाल होने वाले औजारों का इंतज़ाम कर सकता था। जैक जिस वर्कशॉप में काम करता था वहाँ प्लम्बर का काम होता था, जिसकी वजह से वहाँ बिल्कुल वैसे ही पाइप्स मौजूद थे जैसे जेम्स ने लॉन्ड्री में छुपाए थे। अब जैक चोरी छुपे एक एक पाइप उस वर्कशॉप से छुपाकर बाहर ले जाना शुरू करता है और चूंकि पाइप औजारों की कैटेगरी में नहीं आते थे इसलिए गार्ड्स भी उनकी काउंटिंग नहीं करते थे, जिससे उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा था कि वर्कशॉप से पाइप गायब हो रहे हैं। जैक कभी इन पाइप्स को अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता तो कभी इन्हें खिड़की के बाहर फेंक देता और धीरे धीरे वो इतने पाइप्स जमा कर चुके थे कि वो इससे अब एक सीढ़ी बना सकते थे। जैक अपने साथ एक और कैदी को शामिल कर लेता है जो उसी के सेल में था और उसका नाम था अर्ल हिल, जिसके बाद अब उनकी 3 लोगों की एक टीम बन चुकी थी जिसमें जेम्स, जैक और अर्ल शामिल थे। अब तीनों मिलकर अपने भागने की प्लानिंग की शुरुआत करते हैं, मगर उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो दिन में सीढ़ी को बनाकर यार्ड में से लेकर नहीं भाग सकते थे क्योंकि गार्ड की नज़र सीधे उन पर पड़ सकती थी। उन तीनों में यह तय होता है कि वो इन पाइप्स को एक नाले में छुपा देंगे जो उस दीवार के पास था जिसे फांदकर वो लोग भागने वाले थे और इसीलिए इन पाइप्स को छुपाकर वो लोग इसे पत्तों, डालियों और मिट्टी से ढक देते हैं ताकि किसी की नज़र इस पर ना पड़े। इसी दौरान जेम्स जैक और अर्ल से कहता है कि वो गार्ड्स के रूटीन पर बहुत बारीकी से नज़र रखें, जिससे उन्हें यह पता चलता है कि जेल में कैदियों के मुकाबले गार्ड्स बहुत कम हैं, जिसकी वजह से हर 50 कैदियों को एक गार्ड देखता था। यही वो कमज़ोरी थी जिसका जेम्स फ़ायदा उठाने वाला था और इसी गार्ड शॉर्टेज की वजह से जेम्स और उसकी टीम गार्ड्स के रूटीन पर नज़र रख पा रहे थे, वो भी किसी को बिना उन पर शक हुए। नज़र रखने के दौरान उनका सबसे ज़्यादा ध्यान टावर नंबर 4 की तरफ था जो उनके भागने की जगह से सबसे ज़्यादा करीब था। इस टावर पर जो गार्ड था उसका नाम फ्लॉयड हॉक्स था और जेम्स और उसकी टीम बहुत बारीकी से कई महीनों से उस पर नज़र रख रहे थे और इसी दौरान उन्हें एक पैटर्न दिखाई देता है जो आगे चलकर उनके बहुत काम आने वाला था। वो देखते हैं कि फ्लॉयड रोज़ अपने साथ एक न्यूज़पेपर लाता था और अपनी पूरी शिफ्ट के दौरान वही न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था। वो न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान इतना मगन हो जाता कि वो सर उठाकर यार्ड की तरफ भी नहीं देखता था और जेम्स और उसकी टीम फ्लॉयड की इसी आदत का फ़ायदा उठाने की प्लानिंग करने लगते हैं। इसी दौरान जेम्स फिर से अपने भाई जेरी को कांटेक्ट करता है और उससे कहता है कि उसे थोड़े ज़्यादा पैसे चाहिए हैं ताकि वो जेल से भागने के लिए दूसरे कैदियों को रिश्वत खिला सके। चूँकि जेल में एक स्टोर भी था जहां से कैदी अपने लिए बुक्स और खाने पीने का सामान खरीद सकते थे और इसीलिए कैदियों को ये इजाज़त थी कि वो अपने घर वालों से पैसे मंगा सकते थे, मगर इसमें एक कंडीशन थी और वो ये थी कि ये पैसे ज़्यादा ना हों। चूँकि जेम्स जेल में दूसरे कैदियों को रिश्वत देने की सोच रहा था इसीलिए उसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली थी और इसीलिए जेरी इन पैसों को थोड़ा थोड़ा करके कई महीनों तक जेम्स तक पहुँचाता रहा और वो इन पैसों को जमा करता रहा। जेम्स ने दूसरी चीज़ जो जेरी से मांगी वो था एक बैग और उस बैग में हेयर डाई, रेनकोट, पैक खाना, दवाइयाँ और एक गन रखकर बैग तैयार रखने को कहा ताकि जेल से भागने के बाद ये चीज़ें उसके काम आ सकें। जेरी इस बैग को तैयार करके जेल के पास एक कब्रिस्तान में गाड़ देता है और इस बैग की लोकेशन चुपके से जेम्स को बता देता है।
आखिरकार जेम्स और उसकी टीम में यह तय होता है कि वो 10 जून सन 1977 को इस जेल से भागेंगे और दोपहर के वक्त जब सभी कैदी नहाने धोने के लिए अपने सेल से बाहर निकलते हैं तब वो अपने प्लान की शुरुआत कर देते हैं। वो तीनों सबसे पहले उस नाले तक पहुंचते हैं जहां उन्होंने पाइप्स छुपाए थे, मगर पाइप्स निकालने से पहले उन्हें गार्ड्स का ध्यान भटकाना था और इसकी तैयारी जेम्स ने पहले ही कर रखी थी। जेम्स ने जमा किए हुए पैसों से कुछ कैदियों को रिश्वत खिलाई थी और उनसे ये कहा था कि जब वो उन्हें इशारा करे तब वो यार्ड में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें, और जेम्स ने जैसे ही उन्हें इशारा किया कैदी एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और एक दूसरे को मारने लगे। ये लड़ाई देख पूरे यार्ड में भगदड़ मच गई, जिसके बाद 2 गार्ड्स आकर इस लड़ाई को छुड़ाने लगते हैं। वहीं जेम्स टावर नंबर 4 पर जब नज़र उठाकर देखता है तब वहाँ गार्ड फ्लॉयड हॉक्स हमेशा की तरह अपने न्यूज़पेपर में खोया हुआ था। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि यार्ड में क्या हो रहा है, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जेम्स और उसके साथी जल्दी जल्दी नाले से पाइप्स निकालते हैं और इससे सीढ़ी बनाना शुरू करते हैं। और चूँकि वो सीढ़ी बनाने की प्रैक्टिस पिछले कई दिनों से कर रहे थे इसलिए उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। महज 5 मिनट के अंदर ही वो इन पाइप्स को फिटिंग से जोड़ते हैं और उसे सीढ़ी बनाकर दीवार पर टिका देते हैं। और आखिरकार अब वो वक्त आ चुका था जिसके लिए उन्होंने महीनों तैयारी की थी और जिसका उन्हें सालों से इंतजार था। इस सीढ़ी को दीवार पर टिकाने के बाद वो इसके हुक को दीवार के ऊपर फंसाने की कोशिश करने लगता है, और इसी कोशिश में जब वो सीढ़ी को ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर रहा था तब ये सीढ़ी गलती से उन जालियों में टच हो जाती है जिसमें करंट दौड़ रहा था। सीढ़ी जाली से टकराते ही उसमें से एक तेज चिंगारी निकलती है, जिसकी वजह से जेम्स को एक बहुत तेज झटका लगता है और वो सीधे ज़मीन पर जाकर गिरता है। ये इलेक्ट्रिक शॉक इतना तेज था कि जेम्स दीवार से लगभग 10 फीट दूर जाकर गिरा और उसके साथियों को लगने लगा कि वो मर गया, मगर उसकी किस्मत ने उसका साथ दिया और वो बच गया। जेम्स के साथी अल को ये समझ आ गया कि उन्हें बहुत ज़्यादा चौकन्ना होकर ये काम करना होगा, और इसीलिए वो दोबारा सीढ़ी उठाता है और बहुत सावधानी बरतते हुए इस हुक को दीवार के ऊपर फंसा देता है। अब उनकी सीढ़ी दीवार में सही तरीके से फंस चुकी थी और वो लोग इस दीवार को फाड़ने के लिए पूरी तरह तैयार थे। और तभी जेम्स घबराते हुए सीढ़ी पर चढ़ता है, और जैसे ही वो सीढ़ी के ऊपर पहुंच जाता है उसके बाकी 2 साथी भी सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग अभी सीढ़ी पर चढ़ ही रहे थे कि यार्ड में मौजूद कुछ कैदियों की नज़र उन पर और सीढ़ी पर पड़ जाती है, जिसे देखते ही उन्हें लगता है कि ये जेल से भागने का बहुत अच्छा मौका है। 3 कैदी फौरन इस सीढ़ी की तरफ भागते हैं और इस पर चढ़ने लगते हैं, और इनमें से जो आखिरी कैदी था वो था डेविड पॉवेल, जो इस जेल में खाना बनाने का काम करता था और अभी भी उसने अपनी वाइट शेफ की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। इस वाइट यूनिफॉर्म ने टावर नंबर 3 के गार्ड का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, और अभी डेविड सीढ़ी पर चढ़ ही रहा था कि तभी वो गार्ड अपनी राइफल से डेविड पर निशाना लगाता है और गोली चला देता है। ये गोली डेविड को लगने के बजाय उसके साथ चढ़ रहे दूसरे कैदी को लग जाती है जिसका नाम था जिमी, और गोली लगते ही वो सीढ़ी के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखते ही यार्ड में मौजूद दूसरे कैदी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं और सीढ़ी की तरफ भागने लगते हैं, और इस भगदड़ को रोकने के लिए गार्ड हवा में फायर करता है, जिसे सुनकर टावर नंबर 4 का गार्ड फ्लॉयड हॉक्स भी चौंक जाता है, और वो जैसे ही घबराकर अपनी बंदूक उठाने के लिए झुकता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। बहरहाल अब तक 6 कैदी इस जेल से फरार हो चुके थे, जिसमें जेम्स, अर्ल, जैक, डेविड और 2 कैदी और शामिल थे, और वो दीवार फाड़कर जंगल की तरफ भाग चुके थे। कैदियों के भागने का पता चलते ही जेल का अलार्म बजा दिया जाता है और इस बात की खबर पुलिस डिपार्टमेंट और गवर्नर ऑफिस तक पहुंचा दी जाती है। क्योंकि ये जेल शहर से दूर एक सुनसान गांव के पास थी जहां महज 500 घर ही थे, और पुलिस स्टेशन दूर होने की वजह से उनका रिस्पॉन्स आने में भी काफ़ी टाइम लग गया, जिसने कैदियों को मौका दे दिया ज़्यादा से ज़्यादा दूर निकलने का। बहरहाल इस जेल ब्रेक की खबर पूरे अमेरिका में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद लोकल पुलिस, बॉर्डर पेट्रोल और FBI साथ मिलकर इन कैदियों की तलाश में लग जाते हैं और जेल के आसपास के एरिया को घेर कर उसकी छानबीन करना शुरू कर देते हैं। चूंकि जेम्स अर्ल रे FBI की वांटेड लिस्ट में था, इसलिए उसके जेल से फरार होने के बाद FBI सबसे ज़्यादा परेशान हो जाती है और उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था कि आखिर जेम्स जेल से भागा कैसे। अब FBI और लोकल पुलिस उस पूरे जंगल को सर्च डॉग और हेलीकॉप्टर की मदद से छानना शुरू करते हैं, मगर ये जंगल काफ़ी बड़ा और घना था, जिसकी वजह से कैदियों को रास्ता ढूंढने में मुश्किल हो रही थी और साथ ही साथ FBI को भी उन्हें ढूंढने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। जेम्स और उसके साथी जो जेल की दीवार फाड़कर जंगल की तरफ भागे थे, उनमें यह तय होता है कि वो सभी लोग अलग अलग होकर अलग अलग रास्तों से भागेंगे ताकि उन्हें अलग अलग पकड़ने में पुलिस को परेशानी हो। अपने प्लान के मुताबिक जेम्स को रूट 116 से होते हुए उस कब्रिस्तान तक पहुंचना था जहां उसके भाई जेरी ने सामान से भरे बैग को गाड़ा था, मगर रात होते होते अंधेरा छाने लगा और इसी अंधेरे और भागने की जल्दी में वो अपना रास्ता भूल गया और अब वो घने जंगलों की तरफ बस भागता ही जा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है।
बहरहाल कई घंटे जंगलों में भागने के बाद जेम्स कब्रिस्तान पहुंचने की उम्मीद छोड़ देता है, क्योंकि अब ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो काफ़ी थक भी गया था। जेम्स किसी भी तरह इस जेल से ज़्यादा दूर निकलना चाहता था, क्योंकि वो ये जानता था कि वो जेल से जितना ज़्यादा करीब रहेगा वो उतनी ही जल्दी पकड़ा जाएगा। उधर FBI पुलिस मिलकर लगातार 48 घंटों तक जेल के आसपास के जंगलों को छानती रही और इसी दौरान भागे हुए 6 कैदियों में से 4 कैदी उनके हाथ लग जाते हैं, मगर जेम्स अभी भी उनके हाथ नहीं लगा था। वो अभी भी लगातार जंगल में भागे जा रहा था और तभी रात 10:30 बजे के करीब पुलिस डॉग्स जेम्स के खून की महक सूंघ लेते हैं, जिसके बाद ये डॉग्स पुलिस को एक घने जंगल में ले जाते हैं और एक पत्तों के ढेर के पास खड़े होकर जोर जोर से भौंकने लगते हैं और उसके आसपास चक्कर लगाने लगते हैं। ये देख सभी पुलिस ऑफिसर अपनी बंदूक हाथ में लेकर चौकन्ना हो जाते हैं और एक पुलिस ऑफिसर जैसे ही अपनी राइफल से इन पत्तों को हटाता है, उसमें से 2 हाथ ऊपर को निकलते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि जेम्स था, जो सरेंडर कर चुका था। जेम्स ने पुलिस से बचने के लिए खुद को इन पत्तों के ढेर में छुपाया था, मगर आखिरकार डॉग्स की मदद से वो पुलिस के हाथ लग जाता है और उसे दोबारा ब्रशी माउंटेन जेल भेज दिया गया। जेम्स के पकड़े जाने के महज कुछ ही देर बाद 6ठा कैदी भी पकड़ा गया और इस तरह FBI और पुलिस जेल से भागे सभी कैदियों को 3 दिन के अंदर पकड़ चुकी थी। जेम्स को बाद में इस बात का एहसास हुआ कि अंधेरा होने की वजह से वो गलत डायरेक्शन में भाग रहा था और अगर वो उल्टे डायरेक्शन में भागता तो वो मेन रोड से होते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच जाता, जहां से वो बैग निकाल सकता था जो उसके भाई जेरी ने गाड़ा था। क्योंकि उस बैग में एक गन भी रखी थी, जिसकी मदद से जेम्स किसी से गाड़ी छीनकर उस एरिया से जल्द निकल सकता था, मगर गलत डायरेक्शन और अंधेरा होने की वजह से वो जेल से महज 7 किलोमीटर दूर ही भाग पाया और पुलिस के हाथ लग गया। ये जेल ब्रेक पूरे अमेरिका के लिए एक सनसनीखेज खबर बन गई, जिसे हर अखबार अपनी न्यूज़ में छापने लगा और साथ ही साथ हर न्यूज़ चैनल पर भी ये दिखाई जाने लगी। क्योंकि जेम्स पहले से 99 साल की सज़ा काट रहा था, इसीलिए जेल से भागने के जुर्म में उसकी सज़ा को 1 साल और बढ़ाकर 100 साल कर दिया जाता है। मगर जेम्स एक कभी ना हार मानने वाला कैदी था और इसीलिए उसने फिर से कई बार इस जेल से भागने की कोशिश की, मगर चूंकि हर गार्ड की 24 घंटे उस पर नज़र रहती थी, इसलिए वो कामयाब नहीं हो पाया। अब जेम्स खुद को जेल से बचाने और अपनी सज़ा कम करने के लिए एक नया रास्ता बनाने लगा और वो बार बार जेल अथॉरिटीज़ से यही कहता कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को उसने नहीं मारा था बल्कि उसे फंसाया गया था। और जिस बात ने लोगों को सबसे ज़्यादा चौंकाया वो ये थी कि मार्टिन लूथर किंग के परिवार वालों का भी यही मानना था कि उन्हें जेम्स ने नहीं बल्कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने मारा था। हालांकि कभी साबित नहीं हो पाया कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जेम्स ने नहीं किसी और ने मारा था, क्योंकि उस होटल रूम में जो भी सबूत मिले वो सभी जेम्स की तरफ इशारा कर रहे थे और मार्टिन लूथर किंग के परिवार वालों का यही कहना था कि जेम्स का इस्तेमाल करके उसे फंसाया गया है ताकि गवर्नमेंट एजेंसीज के कई बड़े नाम सामने ना आ सकें। हालांकि ये सब कुछ हमेशा एक थ्योरी ही रही और सन 1998 में जेम्स ने जेल में दम तोड़ दिया, मगर अपनी आखिरी सांसों तक वो यही कहता रहा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर को उसने नहीं मारा था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।